हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। लास्ट लेक्चर हम लोग कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत के ऊपर डिस्कस किए थे, जैसे कि कार्ल मार्क्स के दिया हुआ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और उससे जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग आगे की जो भी कंसेप्ट बाकी है कार्ल मार्क्स की, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले कार्ल मार्क्स दो इम्पोर्टेंट बात करते हैं, बेस और सुपर स्ट्रक्चर को। तो बेस को जैसे हिंदी में अधो संरचना कहा जाता है और सुपर स्ट्रक्चर को अधिसंरचना कहा जाता है। ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, बिकॉज विदाउट द रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर देयर कैन नॉट बी एनी प्रोडक्शन। किसी भी उत्पादन करने के लिए ये दोनों चीज की जरूरत है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जो मॉडल प्रोडक्शंस, जो उत्पादन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में दो चीज रहता है। एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसको आप कहते हैं उत्पादन की शक्ति, और एक रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध। ये दोनों चीज को लेके मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स डिस्कस करता है। जब कहते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, उसमें एक इम्पोर्टेंट है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो उत्पादन की माध्यम है, क्या क्या चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, साइंस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, तो ये आपकी मीन्स के साथ जुड़ा हुआ जिस माध्यम से उत्पादन होता है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, हमें इतने चीजें जरूरत है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। इसी माध्यम से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। बट इस प्रोडक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट है, विदाउट द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस, अगर जो उत्पादक की संबंध नहीं होगा तब फिर नहीं हो सकता है। वो एक संबंध को बताता है, एक सोशल रिलेशनशिप की बात करता है। वो रिलेशनशिप एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर हो सकता है, बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट हो सकता है, या रिलेशंस विथ द मशीन और द टेक्नोलॉजी वर्क। बट उसको सोशल रिलेशनशिप क्यों कहा जाता है? अनटिल अनलेस हम लोग जब भी किसी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो मालिक है वो आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है। बट खाली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन हो नहीं सकता है, आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, लेबर जो काम करता है। अगर उन दोनों के बीच में रिलेशंस नहीं हो सकता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस और एक प्रोलेटेरिएट या लेबर जो मार्जिनलाइज सेक्शन आपसे काम करता है, तो ये दोनों के बीच में अगर रिलेशंस ना होगा तो प्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसीलिए इसी प्रोडक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए एक सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये सुपर स्ट्रक्चर मतलब जहां पे एक आइडियोलॉजी, एक लॉ, एक पॉलिटिकल बात होती है। क्योंकि जब हम लोग जानते हैं जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, ये जो विचार, ये जो लीगल एस्पेक्ट या जो राजनीति या पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जिसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, वो आपकी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। हाउ यू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच you produce, that has a relationship with that how the owner of means of production use the labor। तो ये जो लेबर के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, वो एक आइडियोलॉजी की बात करता है, एक लीगलिटी की बात करता है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करता है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर आपकी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के बीच की चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो जैसे अगर आप, जब हम लोग अल्थुजर की बात करेंगे, तो आपको लगेगा जे आइडियोलॉजी बिकम एन इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बट कार्ल मार्क्स फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को लेके या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को लेके आइडियोलॉजी की बात करते हैं। सो दैट मीन्स योर ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैज a relationship with your ideology that turns to ideology, whereas Althusser's idea that gives that how ideology is important to understand the forces of productions and relations of productions। उसके बाद फिर जब हम चेंज की बात करते हैं, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, एक क्रांति या रिवोल्यूशंस की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड that how the Communist Manifesto gives the idea of the history of all hitherto existing society is the history of class struggle।
जो वर्ग और वर्ग के संघर्ष की बात करते हैं, ये मानव समाज के इतिहास को बताता है दैट जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्लास के साथ जुड़ा हुआ, वर्ग से जुड़ा हुआ, और ये वर्ग संघर्ष तभी होता है जब आपके वर्ग के अंदर एक डिफरेंसेस है। और ये वर्ग डिफरेंसेस के लिए आपको खाली वर्ग के साथ एक जो कार्ल मार्क्स कहते हैं, ये रिवॉल्यूशन तभी हो सकता है जब आप क्लास इन इटसेल्फ हो सकता है। तो वर्ग के अंदर वर्ग बहुत सारा है, तो ये तभी तक रिवॉल्यूशन सक्सेस नहीं हो सकता है जब हम क्लास फॉर इटसेल्फ तक नहीं पहुंचेंगे। तो पहले स्थिति में आपको क्लास कंससनेस क्रिएट करना पड़ेगा, एक सिमिलर वर्ग, एक सिमिलर क्लास, एक सिमिलर लाइफस्टाइल्स लोगों के बीच में एक वर्ग चेतना क्रिएट होती है, जो हम लोग एक वर्ग के हैं। और ये जो डिफरेंट वर्क की जो डिफरेंसेस है विद इन ए सिमिलर इंडस्ट्रियल सेटअप, ये आपको कमजोर कर देता है। सो मार्क्स की आइडिया, ये रिवॉल्यूशन तभी हो सकता है जब आप क्लास कंससनेस क्रिएट करते हैं। सो वर्क चेतना किसके बीच में होना चाहिए? जहां पे सिमिलर लाइफस्टाइल्स, जो लोग एक ही तरीके की वर्ग में अपने आप को मानते हैं। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, all those people, all those marginalized sections, those who are dependent upon the owner of means of productions, तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओनरशिप करता है, जो मालिक है, वो एक वर्ग है। और जो मालिक के जगह पे मालिक के ऊपर डिपेंड करना, मालिक के हिसाब से काम करना, ये जो सर्वहारा वर्ग, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। बट अगर ये सारे मार्जिनलाइज्ड क्लास अगर आपस में डिफरेंट वर्क के साथ अपने आप को समझेंगे, सो देन इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट ए रिवोल्यूशनरी चेंज, और इट कैनॉट बी ए रिवोल्यूशन। तो क्रांति तभी हो सकता है जब हम वर्ग चेतना को समझ पाएंगे। सो दैट मीन्स वी मस्ट क्रिएट दैट क्लास कंससनेस among the class which are against to the bourgeois or those who are part of a similar class conditions। तो ये जो वर्ग की स्थिति, वर्ग की कंडीशंस को लेके हम क्लास कंससनेस समझते हैं, और उसी से फिर क्लास पर इटसेल्फ की बात करते हैं। तो एक वर्ग वर्ग के लिए है, तो वर्ग वर्ग के लिए अगर खड़ा होता है या उस वर्ग को सपोर्ट करता है, देन देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस, जो प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ, सरबरा और पूंजीपति के बीच में एक कन्फ्लिक्ट होती है, और वही कन्फ्लिक्ट आपको रिवोल्यूशनरी और सोशल चेंज तक पहुंचता है। तो जितने भी हम लोग कैपिटलिस्ट के कंसेप्ट में हम कार्ल मार्क्स की रिलीवेंस को बात करते हैं, इट इज बिकॉज why there is a capitalist we cannot change, it is because we are unable to create that class consciousness। हम लोग वर्ग चेतना क्रिएट नहीं कर पाए, इसीलिए हमेशा क्लास इन इटसेल्फ रहे। सो वर्ग के अंदर वर्ग है, हमारे अंदर जो यूनिटी, जो सॉलिडारिटी होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। दैट मीन्स वी आर अनेबल टू क्रिएट क्लास कंससनेस। अगर इसी क्लास और क्लास कंससनेस को हम जब हम ए आर देसाई की बात करते हैं, जो मार्क्सिस्ट कंसेप्ट में हम लोगों को जो नेशनल मूवमेंट में कैसे एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोगों को एक वर्ग और उनकी क्लास कंससनेस को इन्होंने डिस्कस किया है, देन दैट कुड बी ए स्ट्रॉन्ग आइडिया टू गो अगेंस्ट द कॉलोनियल स्ट्रक्चर। तो ब्रिटिश के खिलाफ जाने के लिए सारे फार्मर्स से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों को तो एक क्लास कंससनेस क्रिएट करने की बात ए आर देसाई करते हैं, और उसी से एक क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाती है, देन दैट कैन लीड टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी मार्क्सियन आइडियाज यही क्लास कंससनेस, वर्ग चेतना की बात करते हैं, जो एक रिवॉल्यूशन और सोशल चेंज की बात करते हैं। बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज क्लास फॉर इटसेल्फ बिकेम ए यूटोपिया। तो ये जो चेंज की बात करते थे कार्ल मार्क्स, ये कभी भी एक pragmatic conditions, एक रियल कंडीशंस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, बिकॉज ऑलवेज वी फेल्ट that class in itself existing, that is the flaws, that is the weakness which is not able to create class consciousness। बट अगर इसी से हम सक्सेस हो जाते, दैट मीन्स क्लास अगर क्लास पर इटसेल्फ हो जाती, सो देयर वुड बी अ चेंज फ्रॉम कैपिटलिस्ट टू कम्युनिस्ट
जो कार्ल मार्क्स की आइडियाज ऐसा था। उसके बाद जब वो सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसको हम कहते हैं अ, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, it is one of the important, though he has got this idea from the idea of Ricardo, the classical economist, but Karl Marx talks about the surplus value in the context of the commodity. तो कमोडिटी जो हम लोग मार्केट में जो चीजें हम यूज करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ के लिए, जो ऑब्जेक्ट हमारी जरूरत को फुलफिल करता है, तो उस चीज को लेके यहाँ पे सरप्लस वैल्यू को डिस्कस करते हैं, दैट हाउ द कमोडिटी हैज टू टाइप वैल्यूज। तो वन इज यूज वैल्यू, जिसको आप व्यवहारिक मूल्य, जो हमारी यूटिलिटी के लिए आता है, जो हमारी एवरीडे लाइफ, हाउस होल्ड या हमारी जो भी जरूरत को फुलफिल करता है, दैट इज द यूज वैल्यू। But another important value that is important, why it creates exchange value. एक वैल्यू जहां पे यूज हम करते हैं, where we don't use with the money conditions. तो पैसा के साथ हम जोड़ते नहीं है जब हम यूज करते हैं या उसकी यूटिलिटी को देखते हैं। तो use value is not able to create surplus value because it is our personal or family or the satisfaction we create out of use. Suppose मैं अगर एक कार खरीदता हूँ, Honda City या BMW, then if I drive it and I use for my own self, so it is only about use value. But if I buy different cars and it sell into the market with different rates, or I produce the car, or I get different products and I sell into the market, then I feel there is an exchange value. तो जब तक हम यूज वैल्यू की बात, व्यवहारिक मूल्य की बात करते हैं, तब तक उसको हम पैसा से या मॉनिटरी वैल्यू या सरप्लस वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। बट वंस द प्रोडक्ट रीचेस टू द मार्केट, देन इट क्रिएट्स एक्सचेंज वैल्यू। तो इस एक्सचेंज वैल्यू में हमें एक समझ में आ जाता है, जहां पे लेबर की जो पावर है, दैट क्रिएट्स द एक्स्ट्रा वैल्यू, दैट वी कॉल द सरप्लस वैल्यू। सपोज आई गिव एग्जांपल, आई get a product with 100 rupees, and that 100 rupees product I use in a production process and I put into the market, so I create 150. तो 100 रुपीज को यूज करके मैंने 150 जो क्रिएट किया, सो 50 बिकम्स माय सरप्लस वैल्यू, बिकॉज जो मूल जो कैपिटल था हमारे पास वो 100 रुपीज था, बट मैंने सब उसको मार्केट में बेचा, सो आई गेट 150। सो 150 माइनस 100, तो यहाँ पे 50 रुपीज एक सरप्लस वैल्यू। हाउ इट कम आउट? इट कम्स आउट बिकॉज देयर इज ए हिडन लेबर, द लेबर पावर वाज हिडन विद दैट ऑब्जेक्ट। जो लेबर की जो ताकत, जो लेबर ने काम किया था, उसकी एक शक्ति उसमें छुपा हुआ था, वो एक एक्सचेंज वैल्यू तक हमें क्रिएट कराता है। तो ये जो एक्सचेंज वैल्यू था कमोडिटी, और हमने जो वेज दिया था, देयर इज ए डिफरेंस, बिकॉज वी गिव द वेजेस वेरी लेस एज कंपेयर टू वी क्रिएट द एक्सचेंज वैल्यू और द सरप्लस वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हमारे प्लस सरप्लस वैल्यू के नाम पे आता है। सो व्हाट आई मीन, जो आपने लेबर यूज किया, जो आपने श्रम यूज किया था, डिफरेंट श्रमिक या लेबरर को लगा के आपने प्रोडक्शन किया था, आपने जो वेज दिया था, वो वेज आपको एक्सचेंज वैल्यू के बाद पता चलता है हमने कितना दिया था और कितना देना चाहिए। When we create by giving only 200 rupees to a labor and we create 2 lakhs or 2000 rupees product, then you imagine what is the difference between the wage and the exchange value we create after selling the product. तो ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, तो हमारे पास जो पूंजीपति समाज ये कहता है सरप्लस वैल्यू तभी क्रिएट होता है when we can exploit the labor, when we are able to give the less wage to the labor as compared to his or her labor. जो शक्ति, जो पावर वो देते हैं उस कमोडिटी को बनाने के लिए, जो वजह हम देते हैं, देयर इज ए डिफरेंस। तो कमोडिटी को जो सरप्लस वैल्यू क्रिएट करने की सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है लेबर को, बट उसको मिलती नहीं है, बट वो उसको नहीं मिलता है, तो ये सरप्लस वैल्यू के नाम पे कैपिटलिस्ट को या ओनर्स को मिलता है, जो मालिक है उस प्रोडक्ट की, उसी को सरप्लस वैल्यू मिलता है। So that means surplus value is equal to
the extra labor given by the labor. The labor has given extra labor which is not fed to him, so that is the cause of the surplus value. तो ये surplus value हम जब create करते हैं तब मार्क्स कहते हैं there is a feticized idea that how the commodity become feticized, जिसको commodity fetishism कहते हैं. फेटिसिज्म बेसिकली जिसको हम कहते हैं मिस्टिक वैल्यू या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू जो प्रोडक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट या कमोडिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, which determines the seller and the buyer. ये जो बायर और सेलर के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, इट इज द प्रोडक्ट. तो मिस्टिफाइड है that when I buy certain product, suppose I am using certain branded object or branded product, that explains my class, that explains my uh, um, economic conditions, whereas those who are unable to buy that product, so they are unable to go beyond that मिस्टिक वैल्यू. तो वो मिस्टिक वैल्यू के साथ पहुंच नहीं पाते हैं, तो मिस्टिक वैल्यू उसी को मिलता है जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को बेयर कर पाता है, एंड दैट फेटिसिज्म कम्स आउट ऑफ दैट एक्सचेंज वैल्यू. तो एक्सचेंज वैल्यू जिसका जितना ज्यादा है तो उसकी मिस्टिक वैल्यू ज्यादा है. सो दैट मीन्स इवन ये सिंपल small commodity, if you buy it with you lakhs rupees or more than that, then it creates more mystic value. So what exactly why Karl Marx wanted to discuss this? Because he wanted to say that how the product becomes more important than the labor. तो यहाँ पे लेबर से जो उसने मेहनत किया था बनाने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा इस प्रोडक्ट के अंदर छुपा था. और ये प्रोडक्ट को उसका जो वैल्यू है दिया था लेबर, बट जब मार्केट में आता है सो द कैपिटलिस्ट गेट्स दैट सरप्लस वैल्यू. तो मिस्टिक वैल्यू जो बनाया, जो मिस्टिक वैल्यू क्रिएट किया लेबर, उसको उसकी वैल्यू उसको नहीं मिलता है. वेयर इट गोज एज ए सरप्लस वैल्यू. तो ये जो अतिरिक्त मूल्य के तरीके से उस प्रोडक्ट के अंदर था, तो हम उसको कहते हैं फेटिसाइज्ड, दैट हाउ द कमोडिटी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट. If I give you example that when there are laborers जो काम करते हैं बड़े बड़े शोरूम में या बड़े बड़े गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, so once the vehicle or the car or the design of the car is ready, so that means all this power, all these mystical values was given to that car. So now you put into the market for this sale. So you buy or you sell it with 15 lakhs, 20 lakhs, 1 crore or like this. So all these value comes out of that how the mystic value and surplus value created by the labor. तो कमोडिटी फेटिसिज्म्स की ये जो आइडिया है, कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं that how the commodity became more important because of its mystic value given by the labor. तो जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उसने इतना मेहनत से अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी, सारी चीज उसने इन्वेस्ट किया था, और इसीलिए वो कमोडिटी के पास एक मिस्टिक पावर है जो आपकी और हमारे बीच में रिलेशंस बताता है that who is in which class. आप एलीट हो, आप हायर क्लास हो, हम मार्जिनलाइज्ड है, हम लेबर क्लास है, हम खरीद नहीं पाएंगे. इट ऑल इज डिफाइंड थ्रू द कमोडिटी. एक ऑब्जेक्ट आपकी और एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लेन करता है वेयर यू आर. We are unable to buy means the commodity becomes more important because of its mystic value. Despite this mystic value or the surplus value is created because of the labor power. तो ये कंसेप्ट आज मैंने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था सरप्लस वैल्यू, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष और सुपरस्ट्रक्चर, इसको लेके मैंने आज जो डिस्कस किया. अगर उससे जुड़े हुए कोई भी डाउट, so you can send through comments or whatever the suggestions you want to give so that I can improve. Thank you so much for watching Dhalsar classes. Thank you.